हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। आज के सेशन में हम लोग करेंगे ऑटोमोबाइल बेस्ड केसलेट। इसमें हम लोग इंक्लूड क्या कर रहे हैं, CISI का कुछ पार्ट रहेगा, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ पार्ट रहेगा। मतलब मेजर पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस का रहेगा, जिसमें हम लोग CP, SP, MP डिस्काउंट सबको सब वेरिएंट्स को लेके यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके मेंस लेवल का है, कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, SBI, IBPS और RRB, सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और ये क्वेश्चन आपके जो बेसिक्स हैं उनको लेके ही बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन है, ज़रूर मेंस लेवल का है, लेकिन आपके बेसिक्स को चेक करते हुए, बेसिक्स को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको बनाना शुरू कर सकते हैं, और कोशिश करना कि आपसे पूरा क्वेश्चन बन जाए। ट्राई करना कि विद इन 10 to 15 मिनट्स हो जाए। 10 to 15 मिनट्स इज सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो आप फोकस ये करना कि क्या आपके कॉन्सेप्ट सही तरीके से क्लियर हो रहे हैं, क्या आपने इस क्वेश्चन को सही तरीके से अच्छे से सॉल्व किया है। आप उस पर भी ध्यान दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि टाइम वेरिएंट को हम साथ में लेकर चलें, क्योंकि अगर टाइम हमने कम लिया, क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। हिंदी में भी क्वेश्चन आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। और हिंदी का क्वेश्चन जो होता है मैं आपको पहले ही डिस्प्ले कर देती हूँ और बाद में हम लोग इंग्लिश में सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट किया करो। ओके, शुरुआत करें कि इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, देख लेते हैं। देखो, इसने क्वेश्चन में बोला है कि 3 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, या फिर शोरूम्स कह लो। उनके क्या क्या नाम है, होंडा, बजाज और हीरो। ये 4 तरीके के व्हीकल्स को सेल करते हैं, कार, बाइक, ट्रक और बस को। इसमें हमें क्या बोला गया है, टोटल यूनिट्स ऑफ BS4 व्हीकल्स। ये एक BS4 जो होता है, एज एफ मान लो जैसे अभी BS4 था पहले, अब BS6 आ गया, तो BS4 वाले जो पहले वाले व्हीकल्स थे, वो टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है और जो उनकी सेल हुई है ईच शोरूम के द्वारा, वो कितनी थी, 530, 580 एंड 660 इन अ मंथ। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जितने मैन्युफैक्चर हमारे पास हुए थे उतने ही हमारे पास सेल ऑलरेडी हो चुके हैं। नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय होंडा इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बसेस मैन्युफैक्चर्ड बाय बजाज। अब यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, ऐसी कोई केसलेट आती है तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं, जिसमें हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग कंपनीज के नाम लिख देंगे, होंडा, बजाज, हीरो, और इधर हम लोग क्या लिखेंगे, कौन कौन से ऑटोमोबाइल्स ये लोग सेल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कार, बाइक, ट्रक और बस। और ये जो व्हीकल्स जो इन्होंने सेल करे हैं, या टोटल मैन्युफैक्चर्ड या सेल बोलूं, वो इन्होंने कितने करे हैं, वो हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं क्वेश्चन में, 530, 580 एंड 660। तो यहाँ पे कितना आ गया, 530, 580 एंड 660। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? डन। क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। ओके, देख लेते हैं इसने क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय होंडा, मतलब ये कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय होंडा, ये किसके बराबर है, टोटल नंबर ऑफ बसेस मैन्युफैक्चर्ड बाय बजाज, बजाज की बसेस के द्वारा। तो हमें क्योंकि इसका फिगर अभी नहीं पता है, तो हम इन दोनों को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। टोटल ट्रक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय होंडा, बजाज एंड हीरो, ठीक है, कितने हैं रेशो इसका, 6, 11 और 8। तो ट्रक का रेशो कितना आ गया, 6, 11 और 8। और क्योंकि रेशो है तो अगर इसे हमें वेरिएबल कम नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या लगा देंगे, एक इसके आगे y लगा देंगे। अब हमने y क्यों लगाया, बिकॉज x हम ऑलरेडी एक वेरिएंट ले चुके थे, अब हमें क्या लेना है, एक वेरिएबल ले चुके थे, अब हमें डिफरेंट वेरिएबल लेना, तो हम लोग y लेंगे। नंबर ऑफ बसेस मैन्युफैक्चर्ड बाय हीरो एंड होंडा, हीरो और होंडा की बसेस का रेशो क्या, 15:13। तो हीरो पहले लेना पड़ेगा, उसकी बस 15 और होंडा के कितनी, 13। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल आएगा, क्योंकि रेशो में है तो हम लोग इसको क्या ले लेंगे, z ले लेंगे। बसेस एंड ट्रक्स बाय हीरो आर 40 एंड 110 लेस देन द कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय हीरो। उसने बोला है हीरो ने जितनी कार्स मैन्युफैक्चर की है, वो जो है जितनी कार्स मैन्युफैक्चर की हैं उससे बसेस और ट्रक्स कितने कितने कम हैं, 40 और 110। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इसको बोलूं, बसेस 40 कम है और बसेस कितनी है, 13z, तो कार्स कितनी आ जाएंगी, 40 ज्यादा हो जाएंगी ना, 13z प्लस 40 हो जाएगी ये।
अगर बसेस हमारी 40 कम है तो कार्स 40 ज़्यादा हुई ना, इसको ऑपोजिट व्यू से देखो, लिख के बता देती हूँ। कार्स का उसने बोला था बसेस, एक मिनट, बसेस का उसने बोला था कार्स में 40 कम है, तो अगर कार्स का निकालना तो आप इसको बसेस प्लस 40 लिखोगे ना, इसको इधर लेकर जाओगे, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी है। और यहाँ पे उसने ट्रक्स का क्या बोला था, 110। तो ट्रक्स किसके हमारे पास यहाँ पे, हीरो के, मतलब 8y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये ट्रक्स थे हमारे और ये कार्स थी, राइट। उसने बोला था कार्स 40 ज़्यादा है और कार्स जो है 40 ज़्यादा है, या मैं कह लूँ कि बसेस 40 कम है और ट्रक्स 110 कम है। तो अगर इसको मैं कार्स को भी छेड़ू ही ना, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग ये ले लेते हैं फिर उसके बाद हमें ये भी वेरिएंट चेंज करना पड़ता है, शायद क्वेश्चन में आगे हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल जाए जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो इट्स बेटर कि इस लाइन को आप बाद के लिए बचा के रख लो। डन, क्योंकि अभी इसको लेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, अगर ना मिला तो इसी लाइन से हम लोग इसका वेरिएबल जो है वो निकाल लेंगे। ट्रक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय हीरो आर 33.33%। 33.33 क्या होता है, 1/3। 1/3 किससे कम है, बसेस मैन्युफैक्चर्ड बाय बजाज। बजाज ने जितनी बसेस मैन्युफैक्चर करी हैं ये, उससे हीरो के ट्रक्स मतलब 11y कितना कम है, 33.33% कम है। इस लाइन को भी बचा लो बिकॉज हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम लोग फाइंड करेंगे कि हमारे पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे गिवन हो। आगे क्या बोला है उसने, टोटल कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय हीरो एंड बजाज आर 190 एंड 180। कार्स उसने हीरो की कितनी बोली है, 190, और बजाज की कितनी बोली है, 180। तो ऑलरेडी इस कार के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता है जो हमने ऊपर लाइन छोड़ी थी, तो इस कार की इंफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि उसने बोला था कि बसेस और ट्रक्स कार से 40 और 110 कम है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कार्स हमारे पास 190 हैं, तो बसेस 40 कम है तो कितनी हो जाएंगी, बसेस अगर हमारे पास कितनी कम है, बसेस हमारे पास कम है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो बसेस हमारे पास 40 कम है, बसेस हमारे पास 15Z थी, और अगर 190 में से मैं 40 कम कर दूंगी तो कितना आएगा, 150। तो 15Z किसके बराबर आ गया, 150 के। दैट मीन्स Z की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। कितनी हो गई, 10 हो गई। तो यहाँ पे तो आ गया 150, और अगर Z की वैल्यू 10 हुई है तो ये क्या बन जाएगा, 130 बन जाएगा। समझ में आ गया। और ट्रक्स हमारे 110 कम है, तो 190 माइनस 110 कितना होता है, 80। मतलब 8y की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। अगर 8y की वैल्यू 80 आ गई है तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 है। अगर y की वैल्यू 10 है तो ये 110 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। समझ में आ गई। तो इसको थोड़ा साफ सुथरे तरीके से लिख लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में अच्छे से आ गया होगा। हमें क्या करना है, सिर्फ केसलेट पढ़ के सारे के सारे जो हमें वैल्यूज हैं वो निकालने हैं। डन। आगे देखो उसने हमने एक और लाइन छोड़ी थी ना, ट्रक्स जो हीरो ने मैन्युफैक्चर करे हैं वो 33.33% किससे कम है, बसेस से जो बजाज ने मैन्युफैक्चर करी है। हीरो के ट्रक्स बजाज की बसेस से 33.33% कम है। अगर कोई चीज किसी चीज से 1/3 कम है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो उस चीज का 2/3 हुआ ना। बिकॉज इसको अगर हम लोग 100% लेते हैं, इसको अगर हम लोग 33.33% लेते हैं, तो अगर 100 में से हम लोग इसको कम करेंगे, दैट मीन्स वो चीज किसके बराबर हो गई, 2/3 के बराबर हो गई। उसने बोला लेस देन, तो आप 1 में से 1/3 को माइनस करोगे। तो ये जो ट्रक्स हैं ये बसेस का कितना, मतलब फ्रैक्शन, किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ट्रक्स जो है ये बसेस का कितना है, 2/3 है। क्या है, 2/3। और ट्रक्स की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 180। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बसेस का आपके पास कितना आ जाएगा, 40 × 3, दैट मीन्स 120 बसेस किसकी हैं, बजाज की है। तो यहाँ पे आप x की जगह 120 लिखोगे, ये x इस x के बराबर था, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। समझ में आ गया आपको इतनी बात। डन। अब यहाँ पे देखो टोटल मैन्युफैक्चरिंग 530 की थी, 3 हमारे पास ऑटोमोबाइल्स आ चुके हैं और टोटल उसने 4 किए थे। अगर हमारे पास 4 की वैल्यू पता है और इधर से 3 की पता है, तो क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। 530 में आप इन तीनों को प्लस करके माइनस करोगे। जैसे मान लो इसने अभी तक कार, ट्रक और बस कितने मैन्युफैक्चर कर लिए, 120 + 60 180, 180 + 130 कितना हो गया, 310। अगर उसने 310 टोटल ऑटोमोबाइल्स अभी तक मैन्युफैक्चर कर लिए और वो करता कितना था, 530,
तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 220, दैट मीन्स 220 बाइक्स उसने मैन्युफैक्चर करी होंगी। डन। 580 टोटल था, 3 हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज आ चुके हैं, चौथी हम निकाल सकते हैं 120 प्लस 180 300 प्लस 110 410। अगर वो टोटल 580 करता था, 410 वो ऑलरेडी कर चुका है, मतलब उसको और कितनी करनी है 170, और उसको कितनी करनी है 170। इधर से देखो 190 प्लस 80 कितना हो जाएगा 270 प्लस 150 कितना हो जाएगा 420। अगर वो 660 टोटल करता था, 420 उसने ऑलरेडी कर ली हैं, तो उसके पास अभी बची कितनी है 240, मतलब उसने डेफिनेटली बाइक्स कितनी मैन्युफैक्चर करी होंगी 250 करी होंगी। यहाँ तक समझ में आ गया पूरा टेबल, वैल्यूज निकालनी आ गई। डिस्प्ले प्राइसेस की उसने बात की गई है। डिस्प्ले प्राइसेस क्या होते हैं, मार्क्ड प्राइसेस मतलब टैग प्राइसेस। कार, बाइक, ट्रक और बस कितना कितना है 10 लाख, 1 लाख, ट्रक का कितना है 80 लाख और बस का कितना है 50 लाख। ये इसके डिस्प्ले प्राइसेस थे। अब उसने आगे क्या बोला है कि क्योंकि स्लम्प आ गया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, मतलब थोड़ा सा इसमें डिक्रीज आ गया। स्लम्प का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होता है। सेल जो है हमारी घट के कहाँ तक आ गई, सेल हैज कम डाउन बाय 40%। सेल 40% से कम हुई, मतलब अगर पहले हमारी सेल 100% थी, तो अब हमारी सेल 40% से कम हुई है, मतलब अब सेल कितनी हो चुकी है 60%। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट बताने जा रही हूँ। अगर उसने लिखा हो ना बाय, कम डाउन बाय, तो आपको क्या करना है 100% में से 40% माइनस करना है, तो आपके पास सेल कितनी आ जाएगी 60%, नई सेल आ गई। अगर उसने बोला हो टू हैज कम डाउन टू 60%, मतलब सेल पहले 100% थी, अब सेल कितनी हो गई 60% हो गई, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखा करो। Also, the manufacturers are directed to switch to BS6 from BS4, नए वाले पे switch करना है, ऐसी directions मिली है। So the manufacturers have decided to sell BS4 at discounted prices, मतलब इनकी जो बात करी है ये अब discounted prices पे जो है सारी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जो है उसको बेचेंगे। डिस्काउंट दिया हुआ है कार, बाइक, ट्रक और बस का कितना कितना है 15%, 30%, 25% एंड 20%। यहाँ पे इसका कितना हो गया 15%, इसका कितना हो गया 30%, इसका कितना हो गया 25% और इसका कितना हो गया 20%। ये डिस्काउंट जो है वो ऑफर करेंगे लोगों को, बिकॉज इनको अपना पुराना माल जो है वो खाली करना है, निकालना है। कस्टमर्स कैन अवेल लोन फैसिलिटीज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, कस्टमर्स जो है लोन फैसिलिटीज भी ले सकते हैं। तो मेजर पोर्शन हमारा इसका था जो कि हम निकाल चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब सीधा हम लोग जंप करेंगे अपने क्वेश्चंस पे। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस अर्नड और सफर्ड, मतलब प्रॉफिट अर्नड होता है, लॉस सफर्ड होता है, मतलब कितना घाटा उसने खाया इन मिलियंस, मिलियंस में बताना है बाय होंडा इन दिस मंथ इफ इट जनरली अर्न्स 25%। अगर कोई भी घाटा नहीं लगता मार्केट के अंदर, मार्केट डाउन नहीं जाती, तो उसका प्रॉफिट कितना है 25% है हर एक व्हीकल पे। तो हमें क्या निकालना है कि अब पहले की जो मार्केट थी 100% पे चल रही थी, अब की जो मार्केट है 60% पे चल रही है। ये मैंने आपको यहाँ से क्लियर किया था, इधर से 40% का डाउन आया तो मतलब 60% पे मार्केट चल रही है। पहले वो 25% कमा लेता था, अब हमें बताना है कि जितना वो कमाएगा उसमें इसको कंपैरिजन करें अगर पहले वाले इसके प्रॉफिट से, तो इसको कितना प्रॉफिट लग रहा है या फिर घाटा लग रहा है। समझ आई मेरी बात। यहाँ पे उसने क्या बोला है, हम लोग ने ये बताना है कि पहले उसको 25% का प्रॉफिट था, लेकिन अगर अब वो 60% मार्केट वाले प्राइस पे जब ऑपरेट करेगा तो उसको अब कितना घाटा लग रहा है, कंपेयर नहीं करेंगे सॉरी, उसको अब कितना घाटा लग रहा है अब, या अब पहले से कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो हमें यहाँ पे 60% मार्केट का निकालना है। डन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसने बात करी है होंडा की और सारे के सारे व्हीकल्स की करी है, मतलब सबको इंक्लूड करना पड़ेगा। होंडा के बारे में इंफॉर्मेशन हमें यहाँ दे रखी है, विच मीन्स हमारे पास होंडा की कार्स 120 थी, बाइक कितनी थी 220 थी, ट्रक कितने थे 60 थे, और हमारे पास बस कितनी थी 130 थी। समझ में आ गई इतनी बात। पहले की मार्केट के अकॉर्डिंग इतना ऑपरेशन हो रहा था। डन। समझ में आ गई इतनी बात। अब क्या हो रहा है, अब उसने ये बोला है कि हमें निकालना है प्रॉफिट या लॉस।
जब भी हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं, डन। और उसने क्या बोला था कि जो अब की मार्केट है, यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, उसमें सेल जो है 40% से कम हुई है, मतलब सेल कितनी हो गई 60%। पहले वो मैन्युफैक्चर या फिर सेल कर रहे थे, यहाँ पे मैन्युफैक्चर भी उतनी हो रही थी और सेल भी उतनी हो रही थी, दोनों की बात एक ही है। मैन्युफैक्चर या सेल कर रहे थे वो 100% पे ऑपरेट कर रहे थे, मार्केट अपने जोरों शोरों से चल रही थी। अब मार्केट कितने पे आ गई, 60% पे, मतलब उसकी सेल भी कितनी हो जाएगी 60%। तो 12 का 60% कितना हो गया 72। 72 कार्स अब की मार्केट में सेल होंगी। यहाँ पे 132 60% करेंगे, यहाँ पे 36 और यहाँ पे 78। मतलब पहले की मार्केट में अगर 100% काम हो रहा था, 100% सेल हो रहा था काम, अब की मार्केट में 60% आइटम्स जो है वो सेल होंगे, और 60% हमने निकाल लिया कि नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो हमारी इतनी इतनी सेल होंगी। अब क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है तो हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, करेक्ट। अगर मैं बात करूं सेलिंग प्राइस की और कॉस्ट प्राइस की, राइट, सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे उसने हमें डिस्प्ले प्राइस के बारे में बात किया था। डिस्प्ले प्राइस क्या होता है, टैग प्राइस होता है, जो कार के ऊपर टैग लगा हो, या जब हम लोग कंपनी के अंदर जाएं कार खरीदने के लिए तो वो बोले कि हाँ 10 लाख की है, लेकिन उसमें कुछ हम लोग आपको कम करके दे सकते हैं। टैग उस पर कितने का लगा, 10 लाख का लगा, कम करके देंगे, मतलब उन्होंने कितने में बेचा, सेलिंग प्राइस में, उसमें सेलिंग प्राइस में वो टैग में से डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, राइट। इतनी बात आपको समझ में आती होगी। और क्योंकि अभी मार्केट जो है वो स्लो डाउन हुई है, तो उसने डिस्काउंट कितने कितने दिए हैं, 15%, 30%, 25% और 20%। मतलब कार को कितना मिला 15%, बाइक को कितना मिला यहाँ पे 30%, इसको 25% और इसको 20% यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया, किससे, कंपनी से। तो अगर हमारा टैग प्राइस 10 लाख था, 15% का डिस्काउंट मिला, तो हमारा जो हमने जो या फिर मैं बोलूँ कंपनी ने कार बेची है वो कितने में बेची होगी, 10 लाख में से 10 लाख का 15% माइनस करोगे, मतलब 10 लाख में से 1.5 लाख माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, 8.5 लाख। एक और तरीका बताती हूँ, कोई चीज 100 रुपीज की थी, अब उसमें हम लोग उसको बेच रहे थे, हमने बोल दिया भाई तू ले ले, तेरे को मैं 10% डिस्काउंट दे दूंगा। अगर मैंने उसको 10% डिस्काउंट दिया, मतलब मैंने 100 में से 10 रुपए माइनस किए ना, मैंने उसको 90 रुपए में चीज बेची ना, तो इसको ये भी तो बोल सकते हैं कि मैंने जो चीज उसको बेचनी थी उसका टैग मैंने लगाया 100 का, लेकिन सेल करी 90 में, मतलब वो आइटम 90% के बराबर हो गई ना। सेलिंग प्राइस 90% के बराबर हो गया, मतलब 100 में से 10% माइनस किया, 100% में से 10% माइनस किया, 90% आया। इसी तरीके से 100% में से 15% माइनस करोगे 85% आएगा, मतलब अब को उसको जो कार है उसकी वो 85% के बराबर पड़ेगी। तो 10 लाख का 85% क्या होता है, 8.5 लाख। 1 लाख का 30% उसने डिस्काउंट दे दिया, मतलब किसके बराबर पड़ेगी, 70% के। 1 लाख का 70% कितना होता है, 70,000। 1000 को क्या लिखते हैं, 80 लाख में 25% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब अब उसको ट्रक कितने के बराबर मिलेगा, 75% के अकॉर्डिंग। 75% को हम लोग क्या बोलते हैं, 3/4। तो 80 लाख का 3/4 क्या हो जाएगा हमारे पास, 60 लाख। 50 लाख का हमारे पास बस था, 20% डिस्काउंट मिला, मतलब 10 लाख का डिस्काउंट मिल गया, तो यहाँ पे हमें कितने का पड़ा, 40 लाख का पड़ा। आई होप आपको सेलिंग प्राइस समझ में आ गया होगा। अब हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, डन। कॉस्ट प्राइस हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो अगर मैं बोलूं कि कैसे बताऊं, कॉस्ट प्राइस में हम लोग प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा, या फिर कॉस्ट प्राइस में हम लोग लॉस माइनस करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा। ये चीज होती है, जितना हमने एक्सपेंस किया उसमें हम लोग मार्जिन ऐड करेंगे और बेच देंगे, या जितना एक्सपेंस हुआ उसमें हमें जितना घाटा लगा वो हमारा माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, डन। यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता, लेकिन हमें प्रॉफिट पता है, प्रॉफिट हमें पता है और हमें सेलिंग प्राइस पता है, मतलब हमें ये दो वेरिएबल यहाँ से पता है।
तो क्या हम इस वेरिएबल को निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। देखो उसने बोला वो 25% जो है प्रॉफिट अर्न करता था। क्या उसने यहाँ पे मेंशन किया कि ये जो प्रॉफिट परसेंट है सीपी पे मेंशनड है या फिर एसपी पे मेंशनड है? उसने नहीं कुछ बोला। दैट मीन्स जब भी कुछ मेंशन नहीं होता हम लोग डेफिनेटली सीपी ही लेते हैं। ये मैं आपको अपने पुराने सेशंस में भी बता चुकी हूँ कि कॉस्ट प्राइस पे ही हम लोग प्रॉफिट परसेंट लेते हैं, सेलिंग प्राइस पे नहीं लेते अनटिल अनलेस उसने कुछ बोला ना हो। सिंस यहाँ पे उसने कुछ नहीं बोला तो हम लोग ये प्रॉफिट परसेंट किस पे लेंगे? कॉस्ट प्राइस पे। यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस में अगर मैं कॉस्ट प्राइस का 25% ऐड कर दूंगी तो क्या मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा? इस वाले को मैंने यहाँ उठा के लिख दिया, कॉस्ट प्राइस एज इट इज लिखा, प्रॉफिट मतलब 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस मैंने यहाँ पे लिख दिया। डन। कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता ये किसके बराबर होता है? 100% के। दैट मीन्स 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस किसके बराबर हो गया? सेलिंग प्राइस के। फॉर एवरी आइटम, क्योंकि उसने यहाँ पे बोला था फॉर ईच आइटम। कार की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इसका जो सेलिंग प्राइस था, कार की अगर मैं बात करूं हमारे पास इसका जो सेलिंग प्राइस था वो हमारे पास कितना था? सिंस उसने पहले वाले मंथ की बात करी थी कि जनरली जब भी मार्केट में कोई भी स्लम्प नहीं होता था, मतलब जब भी मार्केट गिरती नहीं थी तो उसको कितना प्रॉफिट होता था? 25% प्रॉफिट होता था। और जब भी मार्केट गिरती नहीं थी तो क्या हम डिस्काउंट ऑफर करते थे? हम लोग डिस्काउंट ऑफर नहीं करते थे। डिस्काउंट हमने कब ऑफर किया? डिस्काउंट हमने तब ऑफर किया जब हमारे पास मार्केट में स्लम्प आया। दैट मीन्स ये जो 25% है ये हमारा जो सेलिंग प्राइस लगेगा वो कौन सा लगेगा? पुराने वाला, जिस पे हमारी मार्केट सही चल रही थी। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे उसने दिया है ना वेयर देयर इज नो स्लम्प इन द मार्केट, मतलब पहली वाली मार्केट के बारे में बात की गई है जिसमें हम लोग 100% जो है काम कर रहे थे। उस मार्केट के अकॉर्डिंग जो हमारा डिस्प्ले प्राइस था वही हमारा सेलिंग प्राइस होगा। अब बताओ क्यों होगा? डिस्प्ले प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस इसलिए होगा बिकॉज हमने इस 10 लाख पे किसी को भी कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया था पहले वाली मार्केट में। अगर हमने पहले वाली मार्केट में कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया था दैट मीन्स इसी प्राइस पे बेचा होगा। और 25% भी पहले वाली मार्केट के अकॉर्डिंग वो बोल रहा है, तो हमें सेलिंग प्राइस क्या लेना होगा? पहले वाले मार्केट के अकॉर्डिंग लेना होगा, क्योंकि हम लोग कॉस्ट प्राइस तभी निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? 10 लाख। सीपी 125% को 5/4 लिखते हैं तो ये कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ जाएगा? 8 लाख। समझ में आ गई यहाँ से? सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं बाइक की तो 1 लाख हमारा सेलिंग प्राइस था या डिस्प्ले प्राइस था या टैग प्राइस था, डिस्काउंट हमने नहीं दिया तो यही हमारा सेलिंग प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस का कितना? 5/4। इधर से करेंगे तो ये 20,000 बन जाएगा और इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना बन गया? 80,000। समझ में आ गया? आपको बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ। यहाँ पे 80 लाख बोला है, कॉस्ट प्राइस का कितना? 5/4। यहाँ से इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास? 16 4 जा 64, तो यहाँ पे कितना आ गया? 64 लाख आ गया। अगर इसकी बात करूं तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना था? 50 लाख। किसके बराबर है? कॉस्ट प्राइस इंटू 5/4, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया? कॉस्ट प्राइस 40 लाख। पर आइटम की बात की गई है यहाँ पे, हर एक आइटम की अलग अलग। अब अगर हमें प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना है तो हम लोग क्या करते होते हैं? एसपी माइनस सीपी करेंगे। 8.5 लाख में से 8 लाख माइनस करोगे मतलब 50,000 का प्रॉफिट हो गया। 70,000 में से 80,000 माइनस करोगे मतलब 10,000 का घाटा पड़ गया। कॉस्ट प्राइस 80 था, सेलिंग प्राइस 70 था, 10,000 का घाटा पड़ा, हमें लॉस पड़ गया। 60 लाख हमारा सेलिंग प्राइस था, 64 लाख हमारा एक्सपेंस था, मतलब 4 लाख का लॉस हो गया। और इसमें 40 लाख था, ये भी 40 लाख था, मतलब यहाँ पे ना प्रॉफिट हुआ ना फिर लॉस हुआ। समझ में आ गई इतनी बात? उसने हमें यहाँ पे क्या बोला था? टोटल प्रॉफिट या लॉस सफर्ड बोला है ना उसने इन रुपीज, मतलब जितनी आइटम्स हमने सेल करी हैं उन आइटम्स पे हमने टोटल प्रॉफिट या फिर लॉस कितना कमाया है। अगर हमें टोटल प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना है तो हम ये पर आइटम के प्रॉफिट या फिर लॉस को नंबर ऑफ आइटम से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमारे पास टोटल की वैल्यू आ जाएगी? आ जाएगी। कार हमने कितनी बेची? 72। मुनाफा हमें कितना हुआ? 50,000 का। बाइक हमने कितनी बेची? 132।
मुनाफा हमें कितने का हुआ, लॉस हुआ है 10,000 का। और अगर इसकी बात करूं, ट्रक हमने कितने बेचे, 36, लॉस हमें कितने का हुआ, 4 लाख का। और बस में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है तो बस को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। हमें वैल्यू किस में चाहिए, मिलियंस में। मिलियंस किसके 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 10 लाख के। मतलब पहले हमें सारी की सारी वैल्यूज को लैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं 50,000 को लैक्स में कन्वर्ट करने की बात करूं तो ये ½ लाख के बराबर होता है। 50,000 मतलब ½ लैक्स, 10,000 मतलब 1/10 लाख। सारी की सारी वैल्यूज को मैंने लाख में कन्वर्ट कर दिया। इधर से देखेंगे तो ये 36 लाख आ गया हमारे पास, इधर से देखेंगे तो 13.2 लाख आया, इधर से देखेंगे तो कितना आया, 4 to 144 लाख आ गया हमारे पास। यहाँ पे लॉस था तो माइनस आया, यहाँ पे लॉस था तो माइनस आया, यहाँ पे प्रॉफिट था तो प्लस आ गया। अब इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई कर लेते हो तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 144 माइनस 36 पहले करके देखो आपके पास कितना आएगा, -108 लाख आएगा। मतलब हमारी अभी तक की जो कमाई है वो किस में चल रही है, लॉस में चल रही है। 108 में अगर आप लोग विल इट कम 108 ना, 112, सॉरी फॉर दिस, -108 आएगा, -108 आया, -13.2, मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, ऐड होंगे। माइनस माइनस प्लस होता है तो आपके पास यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.2, 1 1 एंड 1 2 एंड 1, इतनी आपके पास वैल्यू आ गई आपके लॉस की। माइनस का साइन है मतलब लॉस, 121.2 लाख का लॉस। उसने वैल्यू किस में पूछी है, मिलियंस में। और 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 10 लाख के। मतलब आपको एक डेसिमल और यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। तो आपके पास कितने का लॉस आ गया, 12.12 लाख का और मिलियंस का लॉस आपके पास यहाँ पे आ गया। तो ऑप्शन में देख लो आपके पास कौन सा अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है 12.12 मिलियन का लॉस आ गया, तो दैट इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि कस्टमर को एक हीरो बस खरीदनी थी और उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक लोन ले लूं। ही वॉज आस्क्ड टू पे 20% प्राइस एज अ डाउन पेमेंट। कंपनी वालों ने बोला कि आपको 20% डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब अगर 100% प्राइस की बस थी उसमें से 20% प्राइस उसको अभी देना है जब वो खरीदेगा, और बाकी का बचा हुआ 80% देख लेते हैं वो किस तरीके से देता है। एंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द रिमेनिंग अमाउंट वॉज 0.1%। सिंपल इंटरेस्ट पे उसको अपना लोन जो है रीपे करना है पर एनम फॉर 4 ईयर्स के लिए। तो उसने क्या पूछा है कि हाउ मच डिड द कंपनी अर्न इन द स्लम्प मार्केट। मतलब अभी जो मार्केट जो 60% पे ऑपरेट कर रही है उस मार्केट में इसको कितना फायदा होता है फ्रॉम द कस्टमर। अगर जनरली ये कंपनी 40% प्रॉफिट अर्न करती थी, जनरली मतलब 100% पे जब मार्केट ऑपरेट कर रही थी तो ये 40% अर्न करती थी। अब हमें बताना है कि जब 60% पे मार्केट ऑपरेट कर रही है तो ये कितना अर्न करेगी। मतलब इसका क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। समझ में आ गई। बात किसकी की गई है, हीरो बस की। सबसे पहले देखो हीरो की बस, सॉरी फॉर दिस, हीरो की बस का प्राइस क्या है, 50 लाख। तो मतलब यहाँ पे डिस्प्ले प्राइस कितना है, या मैं बोलूँ टैग प्राइस कितना है, 50 लाख। अगर मैं जनरल की बात करूं, जब मार्केट 100% पे ऑपरेट कर रही थी तो क्या हम तब कोई डिस्काउंट दे रहे थे कस्टमर्स को, डिस्काउंट नहीं दे रहे थे। मतलब जो हमारा टैग प्राइस है वही हमारा सेलिंग प्राइस है। समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया, 50 लाख हमारा सेलिंग प्राइस। और उसने बोला है कि प्रॉफिट वो कितना कमा लेते थे, 40%। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हमें दे रखा कि किस पे कैलकुलेट करना है, सेलिंग प्राइस पे या कॉस्ट प्राइस पे। तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जब भी नहीं दिया हो तो हम लोग प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। आपको इक्वेशन पता है कि हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको लॉजिक भी बताती हूँ कि हम लोग कॉस्ट प्राइस क्यों निकाल रहे हैं। बिकॉज कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारा सेम ही रहेगा चाहे मार्केट कोई भी ऑपरेट हो। बिकॉज कॉस्ट प्राइस क्या है, हमारा एक्सपेंस है, जिस एक्सपेंस पे हमने उसको मैन्युफैक्चर किया। अब मार्केट चेंज होती है तो उस अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस चेंज होगा ना, कॉस्ट प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा। तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते होते हैं, मैंने आपको बताया था सेलिंग प्राइस में से अगर प्रॉफिट आप माइनस करोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी तो लिखते थे, सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। तो अगर इसको सीपी को रखना है तो प्रॉफिट को इधर ले जो क्या आ जाएगा,
सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस कितना था 50 लाख, राइट। प्रॉफिट कितना है 40% ऑफ सीपी, और यहाँ पे कितना है 100% ऑफ सीपी, बिकॉज कॉस्ट प्राइस हमारा 100% ही रहता है। कॉस्ट प्राइस निकालना है, इसको इधर ले जाओ, 140% ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 50 लाख। 140% को हम कैसे लिखते हैं 7/5, तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ जाएगा 50 लाख डिवाइडेड बाय 7 इंटू 5। तो यहाँ पे आपके पास 250 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ जाएगा 7 3 जार 21, 40 7 5 जार 45, 50 7 7 जार 49, 7 1, तो ये कितना आ गया 35.71 लाख इसका कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आ गया जब उसने ये जो हीरो बस है उसको मैन्युफैक्चर करा था। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब उसने क्या बोला है यहाँ पे कि उसने बेची कितने में 50 लाख में, बनी कितने में थी 35.75 लाख में, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ इसको, एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ इस मैन्युफैक्चरर को अगर वो हीरो बस को बेचता है, तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट कैसे निकलेगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है। और अभी अगर हमें निकालना है कि कंपनी कितना अर्न कर रही है, तो हम इस 60% मार्केट को देख के निकालेंगे ना, इसको थोड़ी देख के निकालेंगे। हमें तो 60% मार्केट पे ऑपरेट करना है ना, तो 60% मार्केट पे उसने हमें बोला था कि कंपनी कुछ डिस्काउंट्स भी ऑफर कर रही है, इधर हमें बोला गया था, आपको दिखा देती हूँ। डिस्काउंट्स यहाँ पे ऑफर कर रही है, तो डिस्काउंट आपको किसका देखना है बस का देखना है, और बस का डिस्काउंट आपके पास कितना 20%। मतलब अभी की मार्केट में अगर कोई आपसे बस खरीदने आएगा तो आप उसको 20% डिस्काउंट दोगे। और मैंने आपको बताया था डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट हमें किस पे मिलता है हमेशा टैग प्राइस पे। डिस्काउंट किस पे मिलता है टैग प्राइस पे। अगर मैं टैग प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दूंगी तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 100 रुपए की पेन खरीदने गए थे आप, 20% का डिस्काउंट मिला, पेन आपको पड़ेगा कितने का 80 का। वैसे ही 50 लाख की आप बस खरीदने गए थे, 20% डिस्काउंट दिया तो 20% कितना हो गया 10 लाख। आपको पड़ी कितने में ये बस 40 लाख में। कितने में पड़ी 40 लाख में। मतलब इस मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट 60% मार्केट में कितना होता है अगर ये बस को सेल करता है 40 लाख माइनस 35.7571 लाख। तो बेसिकली इसका प्रॉफिट आ कितना गया यहाँ पे 4.29 लाख। अब आप बोलोगे मैम आपने यहाँ पे प्रॉफिट ऐसे कैसे निकाल दिया, जबकि उसने तो बोला था कि 20% डाउन पेमेंट करनी है और 80% हमने क्या करना है लोन लेना है, तो आपने प्रॉफिट पूरा कैसे निकाल दिया। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, आना भी चाहिए। देखो जब भी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेशन करते हैं तो हमारी जो अर्निंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट से होती है ना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, राइट। हमारे पास जो इंटरेस्ट होता है वो अमाउंट पे लगता है, और इंटरेस्ट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है कांस्टेंट रहता है अनटिल अनलेस हमारे पास कोई इंस्टॉलमेंट्स हमने पे ना करी हो। तो अगर हमारा इंटरेस्ट कांस्टेंट रहेगा दैट मीन्स हमारा ये P भी कांस्टेंट है, मतलब हमें 80% अमाउंट पे ही इंटरेस्ट देना है ना 4 साल के लिए। हमारी अमाउंट हमारी प्रिंसिपल तो चेंज नहीं हो रहा ना, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो सिर्फ और सिर्फ किससे आएगा इंटरेस्ट से आएगा। अगर मैं 20% की बात करूं 80% की बात करूं, अगर आप इन दोनों का भी अलग अलग प्रॉफिट निकालोगे ना, देखो यहाँ पे उसने बोला था 40 लाख की हमें पड़ी, 20% हमें डाउन पेमेंट करनी थी और 80% हमारे पास लोन के लिए हमारे पास अवेलेबल थी फैसिलिटी। 20% कितना हो गया 8 लाख, 80% कितना हो गया 32 लाख। उसका जो प्रॉफिट का मार्जिन है, प्रॉफिट का उसका कुछ मार्जिन भी तो होगा ना। जब हमने यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाला, अब उसने बोला था 20% डिस्काउंट दिया, तो 8 लाख का 20% डिस्काउंट दे दिया, मतलब उसको कितने में पड़ी 6.4 लाख में। ये हमारे पास क्या था, एक मिनट, ये 50 लाख आएगा ना, सॉरी अगर मैं आपको डिस्प्ले प्राइस से लेके बताऊं तो मैंने गलती से सेलिंग प्राइस ले लिया। इसका 20% कितना हो जाएगा 10 लाख, और इसका 80% कितना हो जाएगा 40 लाख। ठीक है। अगर उसने बोला कि 20% का डिस्काउंट है, ठीक है, 8 लाख का 10 लाख का 20% डिस्काउंट कितने में पड़ेगी 8 लाख में उसको पड़ जाएगी। ये मार्केट प्राइस मतलब टैग प्राइस था, और ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस।
8 लाख में उसको पड़ जाएगी। यहाँ से भी अगर आप 20% का डिस्काउंट लगाओगे मतलब 80% के बराबर पड़ी तो कितने में पड़ेगी उसको गाड़ी? 32 लाख में। दोनों को प्लस करोगे कितना आ जाएगा? 40 लाख ही आएगा ना। आपका सेलिंग प्राइस तो चेंज नहीं हुआ ना, ना आपका सेलिंग प्राइस चेंज हुआ ना आपका कॉस्ट प्राइस चेंज हुआ। प्रॉफिट तो आप निकाल सकते हो ना सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आपका ना तो सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा ना तो कॉस्ट प्राइस चेंज हो रहा। यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट हमने यहाँ से निकाला, एक हमारा इंटरेस्ट से आया हुआ प्रॉफिट, क्योंकि लोन पे हम इंटरेस्ट से अर्निंग करेंगे ना अपनी, इंटरेस्ट ही हमारा एज अ प्रॉफिट माना जाएगा ना, तो हमने यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट भी लेना है और इंटरेस्ट भी लेना है। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में यहाँ पे आ गई होगी। तो हम लोग अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि हमारा इंटरेस्ट से कितना ज्यादा प्रॉफिट और हमारे पास आ रहा है। इतना समझ में आपको आ गया होगा। तो उसने क्या बोला है कि हमारे पास इंटरेस्ट कितना था 0.1%। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो हमारे पास 40 लाख की बस हमने ली, 20% हमने डाउन पेमेंट करी, 80% हमने क्या किया, लोन लिया। 20% कितना हो गया 8 लाख, 80% कितना हो गया 32 लाख। इस 8 लाख को तो आप काट दो बिकॉज हम इसका प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इस 32 लाख का भी हमने प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर लिया लेकिन हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया। मैंने आपको बताया था एक नॉर्मल प्रॉफिट होगा एक इंटरेस्ट होगा, तो यहाँ पे हमने 32 लाख का क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। उसने बोला 32 लाख की उसने बस ली, सिंपल इंटरेस्ट कितना था हमारे पास यहाँ पे 0.1%, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 0.1 इंटू ये क्या होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 होता है ना। रेट कितना है 0.1, टाइम कितना है 4 साल का, अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल करोगे, 4 इंटू 32 कितना हो जाएगा 128। 12,800 जो आपकी अर्निंग हुई है वो किससे हुई है, इंटरेस्ट से हुई है। तो अगर मुझे अभी टोटल प्रॉफिट निकालना है तो क्या मैं निकाल सकती हूँ, मैं डेफिनेटली निकाल सकती हूँ। प्रॉफिट के दो एस्पेक्ट्स, नॉर्मल प्रॉफिट और इंटरेस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास कितना है 4.29 लाख, इंटरेस्ट कितना है 12,800, कितना है 12,800। तो इन दोनों को अगर आप लोग ऐड कर दोगे तो क्या हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4,41,800। कितना आ गया 4,41,800 एंड ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिंस यहाँ पे उसने नहीं दिया कि हमें कितने सालों की अर्निंग बतानी है, कितने मंथ्स की अर्निंग बतानी है, तो हमने ओवरऑल अर्निंग बताई है कि इसका जब तक लोन रिपेमेंट हो जाता है तब तक कंपनी उससे इतना कमा लेगी। अगर हमसे ईयरली पूछा होता या 2 साल का पूछा होता तो ये वेरी कर सकती थी अमाउंट, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, तो जैसा हमने सीधा सीधा क्वेश्चन में दिया गया है वैसा ही सीधा सीधा हम लोग कैलकुलेट इसको कर देंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का ऑनर है, वो बजाज शोरूम वाले के पास गया 25 ट्रक खरीदने के लिए, और ड्यू टू द लार्ज क्वांटिटी, उसने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी खरीदनी थी, शोरूम ने उसको 10% का डिस्काउंट और दे दिया। हाउ मच प्रॉफिट डिड बजाज अर्न थ्रू द डील इफ जनरली 60% इज प्रॉफिट, 60% प्रॉफिट इज अर्नड पर ट्रक व्हेन नो डिस्काउंट इज ऑफर्ड। ठीक है, यहां पे सबसे पहले तो इसको आप देखो, फिर आप किसको देखोगे, इसको देखोगे। मैं यहाँ पे मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर रही हूँ, फिर आप किसको देखोगे, इसको देखोगे। समझ में आ गई। अब ये 3 पार्ट्स मैंने क्यों हाईलाइट किए यहाँ पे, उसने बोला 10% मोर प्रॉफिट, मोर का मतलब 10% और ज्यादा, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, कौन सी मार्केट की बात हो रही है, यहाँ पे जो मार्केट 60% पे ऑपरेट कर रही है। हमें कैसे पता चला, क्योंकि 60% मार्केट वाली में हमें डिस्काउंट ऑफर किया गया था, 60% मार्केट में हमें डिस्काउंट ऑफर किया गया, और यहाँ पे बोला गया है मोर डिस्काउंट। मोर डिस्काउंट मतलब जो डिस्काउंट दिया जा रहा है उससे ज्यादा डिस्काउंट, तो ज्यादा डिस्काउंट कब देंगे 60% वाली मार्केट में। इतना आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे 60% जनरली मतलब 60% प्रॉफिट कब कमाता है, जब कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया गया। तो यहाँ से हम क्या समझे कि उस मार्केट में जो मार्केट 100% पे ऑपरेट कर रही है, मतलब कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा, कोई भी स्लम्प नहीं आया मार्केट में। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो उसने यहाँ पे बात किसकी की है, बजाज के ट्रक्स की। तो यहाँ पे देखो बजाज के ट्रक्स की,
ट्रक्स का प्राइस कितना है 80 लाख, कितना प्राइस है 80 लाख। अगर मैं जनरली की बात करूं, इन जनरल की बात करूं, तो उसका प्रॉफिट कितना है 60%, उसका डीपी कितना है, या मैं कहूं सेलिंग प्राइस कितना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट ऑफर नहीं हो रहा 100% मार्केट में, कितना है 80 लाख। और क्या हम लोग यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं? अगर उसने प्रॉफिट की बात की है तो डेफिनेटली हमें कॉस्ट प्राइस तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी होता है। कॉस्ट प्राइस कांस्टेंट रहता है, ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ। यहाँ पे अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब 100%, प्रॉफिट कितना है 60%, कुछ नहीं दिया गया तो हम किसका लेंगे, कॉस्ट प्राइस का। सेलिंग प्राइस कितना है 80 लाख। यहाँ पे अगर मैं इसको निकालूं तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 160% ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 80 लाख। 160% को हम लोग 8/5 लिख सकते हैं, ये कट जाएगा इससे, कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना आ गया 50 लाख। मतलब ये जो ट्रक है इसकी मैन्युफैक्चरिंग का प्राइस कितना है 50 लाख। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें अर्निंग निकालनी किसकी है, प्रॉफिट निकालना किस पे है, जो मार्केट हमारे पास 60% पे ऑपरेट कर रही है। मतलब जब हम लोग डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं तब हमारे पास ट्रांसपोर्ट कंपनी का ओनर आया है और उसने 25 ट्रक का ऑर्डर हमें दिया है। अगर अर्निंग हमारी 60% मार्केट के अकॉर्डिंग है तो डेफिनेटली इस ट्रक पे हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिला होगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, डिस्काउंट हमें ट्रक पे कितना मिला है 25%, और उसने बोला था ये डिस्काउंट्स कब दिए गए हैं, जब मार्केट में स्लम्प आया है, मार्केट 60% पे ऑपरेट कर रही है। तो दैट मीन्स यहाँ पे उसने हमें कितना डिस्काउंट दे दिया, 25% का दे दिया। इधर से हमने देखा था ना ये वाला 25% का उसने हमें डिस्काउंट यहाँ पे दे दिया। मैंने आपको बताया था जब भी हमें डिस्काउंट लगता है टैग प्राइस पे तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आती है, सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट आप माइनस कर दो, यही होता है। मार्क्ड प्राइस कितना था 80 लाख, डिस्काउंट कितना था 25%, तो 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा 75%। 75 को 3/4 लिख सकते हैं, इसको इससे काटो 20 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आ गया 60 लाख रुपीज। कितना आ गया 60 लाख रुपीज। अब उसने बोला है क्योंकि उसने बल्क में खरीदा तो हमने उसको 10% डिस्काउंट और दे दिया, मतलब इस सेलिंग प्राइस पे उसको 10% डिस्काउंट और दिया। तो 60 लाख पे अगर हम लोग 10% डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब हम लोग 90% के बराबर वैल्यू पे दे रहे हैं ना। इसको ऐसे ही लिखूंगी ना मैं डिस्काउंट को, तो कितना आ जाएगा 90%, 6 9 54, तो उसको एक ट्रक कितने में पड़ेगा 54 लाख में। एक ट्रक उसको कितने में पड़ेगा 54 लाख में। अब क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट हमारा कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है 54, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 50, मतलब एक ट्रक पे उसको कितनी अर्निंग हो गई 4 लाख की। एक ट्रक पे उसको कितनी अर्निंग हो गई 4 लाख की। उसको खरीदने कितने हैं 25 ट्रक, तो 25 इंटू 4 लाख आपके पास कितना हो जाएगा 100 लाख। 100 लाख किसके बराबर होता है 1 करोड़ के। तो उसको प्रॉफिट कितने का यहाँ से अर्न हो गया ₹1 करोड़। आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। हमने क्या निकाला है प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए था, कॉस्ट प्राइस हमने कैसे निकाल लिया जनरल वाले से निकाल लिया, बिकॉज कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है। कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, फिर जैसे जैसे उसने क्वेश्चन में बोला था वैसे वैसे करते गए और हमारा प्रॉफिट आ गया। आई होप आपको यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, कस्टमर होंडा कार बाय करने के लिए जाता है, वो कितना ट्रैवल करता है 3000 किलोमीटर इन अ मंथ। उसने एक पेट्रोल वेरिएंट देखा जिसकी माइलेज कितनी थी 15 किलोमीटर पर लीटर, और एक सीएनजी वेरिएंट देखा जिसकी माइलेज कितनी थी 40 किलोमीटर पर केजी। 1 किलो में वो 40 किलोमीटर चल सकती है और 1 लीटर में ये 15 किलोमीटर चल सकती है। सीएनजी का जो प्राइस था वो 5.88% ज्यादा था पेट्रोल वेरिएंट से, इवन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ डिस्काउंट। इसका मतलब क्या हो गया, डिस्काउंट हमें कौन सी मार्केट में लग रहा है, जब हमारी मार्केट
60% पे ऑपरेशन कर रही है तब भी हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आपको यहाँ से समझ आ जाना चाहिए कि हमें उस मार्केट का अर्निंग निकालना है जो मार्केट हमारी स्लम्प में चल रही है। हाउ मेनी डेज विल ही अप्रोक्सीमेटली नीड टू कंपनसेट द एक्स्ट्रा मनी ऑफ ₹50,000। अगर वो 50,000 की एक्स्ट्रा मनी पे करता है, अगर वो सीएनजी वाला वेरिएंट खरीदता है, तो उसकी जो एक्स्ट्रा मनी पे है वो कितने दिनों में कंपनसेट करेगा ये निकालना है। अगर पेट्रोल का प्राइस 70 पर लीटर है और सीएनजी का प्राइस 45 पर केजी है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, क्या उसने कहीं पे भी हमें क्वेश्चन में बोला था कि ये जो वेरिएंट्स हैं ये किसके हैं, पेट्रोल के हैं या सीएनजी के हैं? कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन अगर हम एक ओवरऑल सिनेरियो देखें तो हम लोग जब भी किसी शोरूम में जाते हैं तो हम लोग मोस्टली पेट्रोल ही देखते हैं ना, पेट्रोल वेरिएंट ही देखते हैं ना। गैस का तो बाद में एडजस्टमेंट हो जाता है। पेट्रोल वेरिएंट के ही सारे हम लोग मानते हैं कि पेट्रोल वेरिएंट के ही होंगे। समझ में आ गई? ठीक है। तो यहाँ क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो यहाँ पे हमें अज्यूम करके चलना पड़ेगा ये जो कार का हमें दे रखा है ये हमें पेट्रोल वेरिएंट का ही दे रखा है, बिकॉज क्वेश्चन में कहीं नहीं मेंशन। तो हमें जो सीएनजी का अगर होता तो वो क्वेश्चन में डेफिनेटली मेंशन करता कि ये जो प्राइस है हमारा ये डेफिनेटली सीएनजी का है। नहीं मेंशन किया तो पेट्रोल का ही मानेंगे। मार्केट किस में ऑपरेट कर रही है? स्लंप में। स्लंप में मतलब 60% मार्केट ऑपरेट कर रही है। उसमें मार्केट में हमें डिस्काउंट कितने का मिलता है कार्स पे? हमने पहले देख लिया था हमें डिस्काउंट कार्स पे कितने का मिल रहा था, 15% पे। अगर आपने क्वेश्चन पहली जो हमने जहां से सॉल्व किया था वहां पे डिस्काउंट्स के बारे में चर्चा की गई थी। अगर वो 10-15% डिस्काउंट देता है तो ये हमारे पास टैग प्राइस कितना है? 10 लाख का। टैग प्राइस क्या होता है? मार्क्ड प्राइस। और डिस्काउंट हमेशा किस पे लगता है? मार्क्ड प्राइस पे। जब भी हम लोग मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाता है, डेफिनेटली आ जाता है। यहाँ पे देखो अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो हम क्या करेंगे? 10 लाख में उसने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया? 15% का। मतलब उसको गाड़ी पड़े कितने की? 85% के बराबर। 10 लाख का 85% क्या होता है? 8,50,000। या फिर मैं बोलूं 10 लाख का 15% कितना हुआ? 1.5 लाख। 10 लाख में से 1.5 लाख माइनस करो, 8.5 लाख ही आ जाएगा। सेलिंग प्राइस उसका इतना आया। समझ में आ गई आपको इतनी बात? और यहाँ उसने बोला है सीएनजी वेरिएंट जो है वो 5.88% ज्यादा है पेट्रोल के वेरिएंट से। 5.88% ज्यादा है। तो हम 8,50,000 का 5.88% ज्यादा करके भी निकाल सकते हैं और हम फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं। 5.88% को आप ऐसे लिखोगे। अगर मैं इसको 4 से काटूं तो कितना आ जाएगा? 25। इसको काटूं तो 147, कितना आ जाएगा? 147। जब भी आपके पास ऐसा कोई कुछ भी आ जाए और आपको इसको फ्रैक्शन में लेना हो, मतलब इसको 1 बाय समथिंग करना हो, तो आप क्या करोगे? ऐसा करोगे। कितना आ जाएगा? 147, 1 जार 147, उसके बाद 147 7 जार करोगे तो ये ऑलमोस्ट आपका अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आपकी फ्रैक्शन कितनी आ गई? 1/17। सीएनजी का जो वेरिएंट है पेट्रोल के वेरिएंट से 1/17 ज्यादा है। तो 8,50,000 का 1/17 कितना होता है? 50,000। और पेट्रोल वेरिएंट था कितने का? 8,50,000 का। मतलब उसको सीएनजी वेरिएंट कितने का पड़ा? उसको सीएनजी वेरिएंट कितने का पड़ेगा? 9 लाख का। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। यहाँ पे उसने क्या बोला है कि वो कितने किलोमीटर चलता है एक महीने में। सिंस उसने यहाँ पे डेज की बात की है ना, ये वाली लाइन में उसने हाउ मेनी डेज पूछा है ना, तो इसको हमें पहले डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारे पास डेज की वैल्यू आ सकती है। 3,000 वो कब चलता है? एक महीने में। 3,000 किलोमीटर। अगर मैं बोलूं एक दिन में कितना चलेगा तो आप क्या बोलोगे? मैम हम लोग 3,000 डिवाइडेड बाय 30 कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 100 किलोमीटर आ जाएगा। आ जाएगा मतलब एक दिन में वो 100 किलोमीटर चलता है। अब उसने बोला है कि अगर वो सीएनजी खरीदता है तो उसने जो एक्स्ट्रा 50,000 पे करे हैं सीएनजी के ऊपर, वो कितने दिनों में कंपनसेट हो जाएंगे। सीएनजी वो क्यों खरीदेगा? डेफिनेटली उसको पेट्रोल से सस्ता पड़ रहा होगा। सीएनजी वो इसलिए खरीदेगा ना क्योंकि उसको ये वाला वेरिएंट जो है पेट्रोल से थोड़ा सस्ता मिल रहा होगा, तभी वो खरीदेगा। लेकिन उसने क्या किया है? 50,000 तो उसकी इंस्टॉलेशन पे दे दिए होंगे। हम लोग यही मान सकते हैं एक्स्ट्रा मनी किसको देंगे? इंस्टॉलेशन पे ही देंगे ना। तो इस एक्स्ट्रा मनी को वो कैसे कवर अप करेगा? यहां से देखो, अगर मैं बात करूं सीएनजी के प्राइस की और पेट्रोल के प्राइस की पर डे की,
डे की बात करिए ना तो पर डे में देखेंगे। पेट्रोल की कंजम्पशन पर डे की मैं बात करूं इन रुपीज, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? पेट्रोल का प्राइस कितना है? 70 लीटर्स, 70 पर लीटर, और इसकी माइलेज कितनी है? 15 किलोमीटर पर लीटर। तो क्या हम लोग यहाँ पे पर डे की कंजम्पशन निकाल सकते हैं कि उसने कितने रुपए का पेट्रोल एक दिन में यूज किया? 70 डिवाइडेड बाय 15 कितना हो जाएगा? 4 जार 60, 6 जार 90, 6 जार 90, मतलब 4.66 रुपीज का पेट्रोल वो एक दिन में यूज करता है। सिमिलरली हम लोग सीएनजी की कंजम्पशन निकाल सकते हैं पर डे की रुपीज में। यहाँ पे सीएनजी का प्राइस कितना है? 45 पर केजी, और उसकी माइलेज कितनी है? 40, मतलब यहाँ पे आपको कितना पड़ेगा? 9/8। 9/8 को हम लोग क्या बोलते हैं? 1.125। 1.125 रुपीज की सीएनजी वो एक दिन में कंज्यूम कर लेती है गाड़ी। समझ में आ गई? यहाँ पे कितने किलोमीटर्स चलेगी वो? कितने किलोमीटर्स चलेगी? 100 किलोमीटर चलेगी ना। ये तो हमारे पास पर किलोमीटर की बात आई है ना, ये पर किलोमीटर का था ना। यहां से हम लोग 1 किलोमीटर का ही निकालेंगे ना। अगर हमें दिया हुआ है यहाँ पे 70 लीटर्स और यहाँ पे दिया है 15 किलोमीटर पर लीटर, तो पर लीटर से पर लीटर गया तो हमारे पास यहाँ पे किलोमीटर्स में वैल्यू आएगी ना, कि 1 किलोमीटर अगर हम चलाएंगे तो हमारे पास, 1 मिनट, ये पर डे नहीं है, 1 मिनट, ये पर किलोमीटर है, 1 मिनट, पर किलोमीटर है, पर डे नहीं है, बिकॉज यहाँ पे किलोमीटर का वेरिएंस बचता है, और अगर 1/किलोमीटर लिखेंगे मतलब पर किलोमीटर होता है। तो 1 किलोमीटर में 4.66 रुपीज का पेट्रोल यूज हो जाता है, और 1 किलोमीटर में 1.12 केजी की सीएनजी यूज हो जाती है। अगर हमें 1 किलोमीटर का पता है तो वो एक दिन में कितना चला रहा है? 100 किलोमीटर। तो एक दिन में कितना हो जाएगा? 466 रुपीज का यूज हो जाएगा, और ये 112.5 रुपीज का यूज हो जाएगा। सीएनजी आपको दिख रहा है कि हमें सस्ती पड़ रही है, डेफिनेटली सस्ती पड़ रही है। अब उसने बोला है ये जो 50,000 हमने एक्स्ट्रा दिए हैं ये कैसे कंपनसेट होंगे? ये कैसे कंपनसेट होंगे? सबसे पहले तो आप इसका डिफरेंस निकालोगे, हमें सीएनजी सस्ती कितनी पड़ी है? सीएनजी कितनी सस्ती पड़ी है हमें? 466 माइनस 112.5, सस्ती जितनी पड़ी है उसके रिस्पेक्ट में ही देखेंगे ना कि हमें यहाँ से जितना बचा हमने वहां पे कितना लगाया। यहाँ से हमें कुछ अमाउंट बच गई जो हमने सीएनजी वेरिएंट लिया है, और 50,000 हमने उसके इंस्टॉलेशन पे दिया, तो इस अमाउंट को इस अमाउंट से कंपेयर करके ही निकलेगा ना। अगर आपने कोई चीज खरीदनी थी, मान लो आपने कोई एक पेन खरीदना था, उस पेन में आप देखते हो कि हाँ दोनों पेन ही अच्छे चल रहे हैं लेकिन ये पेन सस्ता पड़ रहा है, लेकिन इस पेन को खरीदने के लिए आपने 10 रुपए और रैपिंग के लगा दिए, तो आप क्या देखोगे? मैंने यहाँ से कितने बचाए और यहाँ पे कितने लगाए, उसको कंपेयर करोगे ना कि मेरे को टोटल मुनाफा कितने का हुआ, टोटल लॉस कितने का हुआ। यहाँ पे आपको कितना बच रहा है? इधर से कितना बचेगा? यहाँ से 4, 1 मिनट, 112.5, अगर ये 466.66 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे भी डेसिमल में है, तो ये 0.66 ही लिखते हैं हम लोग। ये 6 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 4, ये कितना आ जाएगा? 5, और ये 354.16 रुपीज का आपको यहाँ पे मुनाफा हो जाता है अगर आप लोग सीएनजी वेरिएंट खरीदते हो कंजम्पशन पर किलोमीटर पे। मतलब आपको इतना सस्ता पड़ सकता है एक दिन का सीएनजी और पेट्रोल में अगर आप कंपैरिजन करो। उसने अमाउंट दी कितनी थी? 50,000 एक्स्ट्रा अमाउंट दी। यहाँ पे उसको मुनाफा कितने का हुआ? 354.16, मतलब यहां से उसने बचाया और यहाँ पे लगा दिया, तो हमने उसने हमसे ये पूछा है कि वो कितने दिन में इस जो कंपनसेशन को है वो कवर कर लेगा, मतलब जो उसने 50,000 एक्स्ट्रा लगाए हैं उसको कवर कर लेगा। तो अगर वो कुछ बचाएगा तभी तो वो कवर अप करेगा ना, अगर वो कुछ बचाएगा तभी वो कुछ कवर अप करेगा ना एक्स्ट्रा देके। तो जो उसने लगाया डिवाइडेड बाय जो उसने बचाया, उससे हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, डेफिनेटली आ जाएंगे। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 35.16 अगर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1, 354, 1 जार 354, उसके बाद किससे जा सकता है? 4 से जा सकता है। यहाँ पे आप देख लो आपके पास ऑप्शन में 1, 4 करके एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, एंड दैट इज योर आंसर। हमने पर डे का निकालना था, मतलब कितने दिनों में निकल जाएगा, तो कितने दिनों का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जितनी हमने एक्स्ट्रा अमाउंट पे करी है वो, और जितना हमें पर डे मुनाफा हुआ है
वो पर किलोमीटर से पर डे पे हम लोग आ गए थे। अब पर डे अगर हमें पता है तो हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं ना। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि हीरो कंपनी जो है अपने अनसोल्ड व्हीकल्स को स्टॉक में लगा लेती है। किसका स्टॉक? बसेस का स्टॉक, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड इन द नेक्स्ट मंथ, मतलब एक मंथ में अगर कोई बस बचती है तो वो नेक्स्ट मंथ में फिर से लगा लेती है। फर्स्ट मंथ की जो सेल्स है वो डाउन थी एज मेंशन्ड इन द पेरेंट क्वेश्चन, मतलब मार्केट किस पे ऑपरेट कर रही है? 60% पे, एंड 20% इन द सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ में मार्केट कितनी डाउन हो जाती है? 20% से। बाय व्हाट परसेंट द सेल शुड सर्ज, सर्ज मतलब राइज, इन ऑर्डर टू फिनिश द एंटायर स्टॉक इन द थर्ड मंथ। उसने बोला है पहले मंथ में मार्केट कितने से डाउन जाती है? 60% से। दूसरे महीने में मार्केट कितने से डाउन जाती है? 20% से। तो तीसरे महीने में मार्केट कितने से अप जानी चाहिए कि हमारी सारे के सारे जो गुड्स हैं हमारे सेल हो जाए? हीरो की बसेस की बात की गई है तो वो पर मंथ कितना मैन्युफैक्चर करती है? 150 बसेस पर मंथ ही मैन्युफैक्चर करेगी। सिंस उसने क्वेश्चन में नहीं बोला ना कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग वेरी कर सकती है, तो पर मंथ हम लोग सेम ही मैन्युफैक्चरिंग लेंगे। फर्स्ट मंथ की अगर मैं बात करूं, 150 मैन्युफैक्चर करी, 150 मैन्युफैक्चर करी, सेल कितनी हुई? 60% सेल हुई, बिकॉज मार्केट जो है, एक मिनट, 40% से डाउन जा रही थी, मतलब 60% पे ऑपरेट कर रही थी। मार्केट 40% से डाउन गई, मतलब 60% पे ऑपरेट करेगी। और अगर 150 मैन्युफैक्चर किया तो सेल भी तो 60% होगी ना, मतलब यहाँ पे बसेस कितनी सेल होगी हमारे पास? 90 बसेस। और बची कितनी? रिमेनिंग कितनी हुई हमारे पास? 150 माइनस 90, कितनी बसेस बची? 60 बसेस बच गई। समझ में आ गया? सेकेंड मंथ की अगर मैं बात करूं, कितनी मैन्युफैक्चर करेगा वो? फिर से 150 करेगा, लेकिन ये वाला जो बचा हुआ सामान है ये भी वो इसमें ऐड कर लेगा। मतलब उसके पास इस महीने टोटल स्टॉक कितने का हो गया? 210 का। कितने का हो गया? 210 का। यहाँ पे क्या बोला? मार्केट गिरी है 20% से। मैंने आपको बोला था बाय होगा तो हम माइनस करेंगे, टू होगा तो वही वैल्यू लेंगे। बाय मतलब माइनस, 100% में से 20% माइनस किया, कितना? मार्केट कितने पे ऑपरेट करेगी? 80% पे ऑपरेट करेगी। समझ में आ गया? तो 210 का 80% हमारे पास कितना हो जाता है? 168। ये उसने सेल कर दी। बची कितनी? 210 माइनस 168 कितनी बची हमारे पास? 52। 52 बची क्या? 42, सॉरी, 42 बसेस जो थी हमारे पास अनसोल्ड रह गई। अब वो कौन से महीने में जाएगी? थर्ड मंथ में। एक महीने में कितनी मैन्युफैक्चर करता है? 150। अनसोल्ड वाला माल भी इसने अपने पास ले लिया। इसके पास तीसरे महीने में टोटल बसेस आ कितनी गई जो इसने सेल करनी थी? 192। कितनी बसेस आ गई? 192। अब ये 192 की 192 इसको इसी महीने बेचनी है, तो आपको बताना है कि सेल्स कितने से इंक्रीज की जाए। क्या की जाए? सेल्स कितने से इंक्रीज की जाए। समझ में आ गई? अगर हम लोग नॉर्मल मार्केट की बात करें, ये 100% मार्केट वाली थी ना, जिसमें 100% ऑपरेशन हो रहा था, तो जितनी मैन्युफैक्चर हो रही थी उतनी ही हमारी क्या हो रही थी? सेल हो रही थी। ये हमने पहले क्वेश्चन में समझ लिया था कि जितनी मैन्युफैक्चर हुई इस मार्केट में उतनी सेल हो गई। लेकिन जैसे ही मार्केट में स्लम्प आया, उसमें हमारी सेल होनी चाहिए थी 150, सेल कितनी हुई? 90। सेकेंड मंथ में सेल होनी चाहिए थी 150 प्लस 60, 210, सेल कितनी हुई? 168। मतलब जितनी बन रही थी हमारे पास उतनी ही सेल होनी चाहिए थी, लेकिन सेल नहीं हुई। अगर हमें बताना है कि मार्केट में कितना राइज आए, कितना राइज आए, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास कितनी सेल होनी चाहिए थी? 150। हम लोग सेल कितनी कर रहे हैं? 192। हमें सेल कितनी करनी चाहिए थी? 150 पर मंथ। हम सेल कितनी कर रहे हैं? 192 कर रहे हैं। मतलब राइज कितने का आ रहा है? 42 बसेस ज्यादा बेचनी पड़ेंगी। 42 बसेस ज्यादा बेचनी पड़ेंगी। बेच कितने रहे थे हम लोग? 150। जब भी इंक्रीज देखना होता है तो बेस वैल्यू पे देखते हैं ना, तो ये 3/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 14। मतलब यहाँ पे हमें 28% का राइज लाना पड़ेगा, तभी हमारी जो सारी की सारी बसेस हैं वो सेल होंगी। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हमने जो मैन्युफैक्चरिंग की निकाली थी वो ही सेल भी बोल सकते हैं इसको,
इसको बोल रही हूँ, उसको नहीं बोलूंगी। मैन्युफैक्चर जितनी हो रही थी उतनी ही सेल हो रही थी, तो सेल होनी कितनी चाहिए थी 150, लेकिन मार्केट में स्लम्प आया तो सेल कितने से गिरी 40% से, मतलब सेल कितने पे आ गई 60% पे, 90 बसेस बेच दी। अब सेल होनी कितनी चाहिए थी 150 प्लस 60 पिछला मतलब 210, हुई कितनी 80% मतलब 168। सेल होनी कितनी चाहिए 192, सेल हो कितनी रही थी 150, तो राइज कितने का आया 42 बसेस ज्यादा बेची ना, किस पे बेची, कंपेयर किससे करोगे बेस वैल्यू से, बेस वैल्यू से कंपेयर किया, आपका आंसर कितना आ गया 28%। तो आई होप आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चंस थे, कोई भी इसमें टफ टाइप का क्वेश्चन नहीं था। अगर आप लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स को चलाते जाओगे तो यहाँ पे हमने आज अपनी केसलेट पूरी करी, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पूरा किया, परसेंटेज देखा कि कैसे निकालना है, फ्रैक्शन देखा कि कैसे निकालना है, सीपीएसपी किया, प्रॉफिट किया, सिंपल इंटरेस्ट किया। तो आई होप आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया होगा, और इसी तरीके के क्वेश्चंस हम लोग और प्रैक्टिस करते रहेंगे। अच्छे से अपनी तैयारी रखो। गुड लक एंड स्टे हैप्पी।